ऑलराइट, सो लेट अस टॉक अबाउट क्लास 11 एनसीईआरटी। उसको एक बार हम लोग टैबुलर फॉर्म में उसकी समरी देख लेते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको एक बार देख लेते हैं। सो नेब्युलर हाइपोथेसिस क्या है, ये आपका यूनिट 2 द अर्थ वाले चैप्टर में। ओके, सो इसमें नेब्युलर हाइपोथेसिस किसने प्रपोज किया था? इमैनुअल कांट ने। और उसको रिवाइज किया था लैपलस ने। एंड इट सजेस्टेड दैट प्लैनेट्स फॉर्म फ्रॉम अ रोटेटिंग क्लाउड ऑफ मटेरियल, जिसको नेब्युला कहते हैं। कल देखा था नेब्युला एस्ट्रोनॉमी की क्लास में। यू सॉ द नेबुला ना, जाइंट स्टार से किस तरीके से बन रहा था, है ना? देन स्टार जो है वो टुवर्ड्स इट्स एंडिंग जैसे जैसे जाता है, सो यू स्टार्ट गेटिंग द नेबुला। ओके, सो दिस इज एसोसिएटेड विथ अ यंग सन। और ये नेबुला जो है, नेबुलर हाइपोथेसिस जिसको हम कहते हैं, प्लैनेट्स कहाँ से फॉर्म हुआ था? रोटेटिंग क्लाउड ऑफ मटेरियल के थ्रू, दैट इज द नेबुला। और लिथोस्फेयर कैसे डेवलप हुआ था? सो इनिशियली अर्थ बहुत वॉलेटाइल था। उसके बाद डेंसिटी और टेम्परेचर वहां का बढ़ा, डिफरेंशिएशन आया, और हेवियर मेटल जो है जिसमें आयरन आपका आ गया, दैट सैंक टू दी कोर। आपके कोर की तरफ चला गया। और लाइटर वाला जो सब्सटेंस था वो कहाँ चला गया? सरफेस की तरफ चला गया। एंड उसके बाद कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन हुआ, जिससे क्या बना? आपका क्रस्ट। ओके, सो दिस ये जो डिफरेंशिएशन है बेस्ड ऑन द डेंसिटी। द मोर डेंसर द ऑब्जेक्ट इट सैंक, एंड द लेस डेंसर द ऑब्जेक्ट इट विल गो टुवर्ड्स द सरफेस। ओके, मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? एक जाइंट इंपैक्ट हुआ था अर्थ से। सो क्या मून का फॉर्मेशन अर्थ के ही मटेरियल के कोलेसिंग से हुआ था? वंस मून मूव्ड, ओके, थोड़ा सा ज्यादा मून जो है वो अर्थ से एक सर्टेन लेवल के ऊपर अगर चला गया, सो देन व्हाट हैपेंड? वो आपका मून में कोलेस हो गया। नाउ ये वेरी गुड, बहुत अच्छे, पैसिफिक ओशन से था। ये थ्योरी है कि पैसिफिक ओशन का जो ट्रेंचेस है, जो मारियाना ट्रेंच एंड ऑल द ट्रेंचेस ऑफ पैसिफिक ओशन इज देयर, सो एक्चुअली दैट इज द मून। मून का मटेरियल वहां से आया है। ओके, अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन के बारे में। सो तीन स्टेजेस में आपका एवोल्यूशन हुआ था एटमॉस्फेयर का। सबसे पहले देयर वाज अ लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। सो अर्ली हाइड्रोजन हीलियम एटमॉस्फेयर, इट वाज स्ट्रिप्ड बाय द सोलर विंड्स। तो सोलर विंड्स कहाँ से आता है? सन के कौन से पार्ट से आता है? अगर आपको याद हो, हमने कल पढ़ा था। वी स्टडीड व्हाट? फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, एंड या वी स्टडीड अबाउट दिस। तो सोलर विंड्स, ओके, सोलर विंड्स जो है इट कम्स फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द सन? दैट्स व्हाट आई विश टू आस्क। कल हमने पढ़ा था, हमने दो चीज पढ़ी थी, सोलर फ्लेयर्स पढ़ा था और सोलर विंड्स पढ़ा था। ओके, सो सोलर विंड्स इज प्रोड्यूस्ड बाय, it is produced by which layer of sun? That's what I am asking. Is it chromosphere or a photosphere? It is photosphere or chromosphere? क्रोमोस्फेयर से दिखता है कि फोटोस्फेयर से दिखता है? हम्म? तो क्या ये सोलर विंड जो है, इज इट नॉट डन बाय कोरोना? नाइदर फोटोस्फेयर नॉट नॉर क्रोमोस्फेयर। ओके, फोटोस्फेयर इज द विजिबल सरफेस। इफ यू रिमेंबर, फोटोस्फेयर इज द विजिबल सरफेस। हमने एक और चीज पढ़ी थी, कोरोनल मास इजेक्शन। दैट्स व्हाट वी स्टडीड। यस, ओके, सो इसको याद रखिएगा। वी हैड आउट गैसिंग एंड डी गैसिंग इन द सेकेंड स्टेज। तो हॉट इंटीरियर जो था अर्थ का, इट रिलीज गैसेस थ्रू वोल्केनिक एक्टिविटी। एंड उसके वजह से इसका कंट्रीब्यूशन किसमें था? लिथोस्फेयर के फॉर्मेशन में। ओके, उसके बाद आफ्टर दैट फोटोसिंथेसिस बाय द अर्ली लाइफ स्टार्टेड टू हैपन, एंड दिस एडेड फ्री ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर। तो क्या प्लांट्स ने किया था इनिशियली? नहीं। किसने किया था? बीजीए ने किया था। व्हाट वाज बीजीए? ब्लू ग्रीन एल्जी। तो ब्लू ग्रीन एल्गी was something which modified the life in the early stages. क्या blue green algae, is it a simpler form of life as compared to the other forms like humans and plants? Yeah. Okay. उसके बाद हाइड्रोस्फीयर का एवोल्यूशन कैसे हुआ? जैसे जैसे अर्थ कूल हुआ, वाटर वेपर रिलीज हुआ, सो CO2 started to dissolve in rain water. Was this a question in 2024 prelims? याद है? There was a question कि रेन वाटर में CO2 डिसॉल्व होता है, सो फर्दर कूलिंग द एटमोस्फेयर विच लेड टू मोर रेन, एंड रेन वाटर गॉट कलेक्टेड इन डिप्रेशन। और ये क्या रेन वाटर ही है विच फॉर्म द ओशंस? नाउ ओशंस व्हाई दे आर सॉल्टी, ये हमने बात की थी क्या? बिकॉज देर इज नॉट मच फ्लो ऑफ रिवर्स। या सो एक चीज और है, आपको याद होगी, हमने बात की थी, बे ऑफ बंगाल इज लेस सॉल्टियर देन कंपेयर टू अदर ओशंस लाइक रेड सी। रेड सी इज वेरी सॉल्टी, है ना? सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ रेड सी? ये 2024 के प्रीलिम्स में आया था, अगर आपको याद होगा, दैट नो रिवर drains into the Red Sea. Yeah, that is also something. Then
द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड वाटर इट वाज ए पिवटल कंडीशन फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, सो इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ कहाँ से हमें पता चला। तो सरफेस रॉक से पता चला, माइनिंग के मटेरियल से पता चला। जो गोल्ड माइंस है साउथ अफ्रीका में, जब हमने उसके नीचे जाके देखा तो हमें पता चला कि हाउ द अर्थ हैज इवॉल्व। उसके साथ साथ ये भी हमें पता चला था वन मोर थिंग, कि किस तरीके से जिग्सॉ पजल वाला जो थ्योरी था, दैट प्लेसर डिपॉजिट्स इन ब्राजील, दे वेयर सिमिलर टू द प्लेसर डिपॉजिट्स इन घाना। और एक बहुत परफेक्टली जो है साउथ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका इट गेट्स अटैच टू ईच अदर। दैट इज ऑल्सो देयर, वैगनर की थ्योरी थी। या ओके, नाउ अर्थक्वेक वेव्स के बारे में बात करते हैं। दिस वाज ए क्वेश्चन इन 2023 प्रीलिम्स, ये अगर आपको याद होगा। सो इसमें व्हाट इज अर्थक्वेक वेव? अर्थक्वेक इज बेसिकली द एनर्जी रिलीज बाय द अर्थ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। इट ट्रेवल्स एज वेव्स। ओके, सो आपका जो एनर्जी है वो किस तरीके से ट्रैवल करता है? वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। All right. So इसमें we have the body wave. So in the body wave we have the P waves, the primary wave. So it is the fastest to arrive. Primary मतलब पहला होता है ना? Primary is the first. Okay. And it is similar to sound waves. It travels through gas, liquid and solid. So please remember this. This is very important. Gas, liquid और solid से ये करता है. And it vibrates parallel to the wave direction. Now this was something that UPSC had asked, that it vibrates parallel to the wave direction. Then comes S wave, secondary wave, and they arrive with a time lag. नाम से पता चल रहा है प्राइमरी है तो पहले आएगा, सेकेंडरी है थोड़ा लेट से आएगा। एंड इट ट्रेवल्स ओनली थ्रू सॉलिड्स, वेयर एज प्राइमरी वेव इट ट्रेवल्स थ्रू गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। And they vibrate perpendicular to the wave direction. So please remember this. P waves travel what? Parallel to the wave direction, whereas S wave travel perpendicular. Now this is very important because it has been asked by UPSC. सरफेस वेव फिर आता है, बॉडी वेव तो हमने देख लिया। सो सरफेस वेव में हमें क्या मिलता है? एल वेव्स। नाउ दे ट्रैवल अलोंग द सरफेस एंड दे अराइव द लास्ट। सबसे पहले प्राइमरी वेव आता है, देन कम सेकेंडरी वेव, एंड फाइनली कौन सा आता है? एल वेव आता है, दैट इज द सरफेस वेव। तो पहले बॉडी वेव्स आ जाएगा, उसमें से भी बॉडी वेव में से सबसे पी वेव आएगा पहले, उसके बाद सेकेंडरी वेव आएगा, एंड फाइनली कौन आएगा? एल वेव आएगा, एंड दिस विल ट्रैवल अलोंग द सरफेस। ओके, and they are the most destructive of the lot, and they will vibrate perpendicular to the wave direction, very similar to the S wave जिस तरीके से आपका करता है। यस, करेक्ट। ओके, नाउ शैडो जोन की अगर हम बात करेंगे तो ये याद है आपको दैट पी वेव का शैडो जोन होता है 105 से 145, 30 डिग्री का शैडो जोन होता है। 30 डिग्री का शैडो जोन होता है, और उसके बाद फिर 145 के बाद से पी पी वेव स्टार्ट हो जाता है वापस से। बट एस वेव का शैडो जोन क्या है कि बियॉन्ड 105 डिग्री एस वेव आपको नहीं दिखता है। और क्या पी वेव ट्रैवल करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस से? या ओके, द फैक्ट दैट द सेकेंडरी वेव डू नॉट पास थ्रू द आउटर कोर इज की एविडेंस फॉर इट्स लिक्विड स्टेट। सो एस वेव किससे ट्रैवल करता है? ट्रैवल्स ओनली थ्रू द सॉलिड। या स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की बात करेंगे, सो लेयर्ड स्ट्रक्चर है अर्थ का। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि किस तरीके से जो डेंसर मटेरियल है वो आयरन टाइप्स वो नीचे चला गया है मैंटल की तरफ, और जो आपका सरफेस पे है वो लेस डेंस वाले एरिया। ठीक है, तो लेयर्ड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसमें क्रस्ट है, दिस इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट। यहाँ का थिकनेस आपका वेरी करता है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे हमने सियाल, याद है सियाल आंटी, सीमा आंटी, हमने इससे याद किया था। सो सीमा आंटी कहाँ है? ओशन में। ओके, सीमा आंटी गई है बीच पे ओशन में डुबकी लगाने, तो वहां से हमें याद रहेगा सीमा क्या है? सिलिका एंड मैग्नीशियम। और सियाल क्या है? दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? ओशियानिक क्रस्ट की है। ओशियानिक क्रस्ट की डेंसिटी ज्यादा है कंपेयर टू सियाल, सीमा की जो है ज्यादा है। फिर हमारा क्रस्ट के बाद क्या आता है? मैंटल आता है। मैंटल इज इट कंटिन्यूज टू 2900 किलोमीटर। एंड इसमें एक अपर मैंटल होता है जिसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। सो एस्थेनोस्फेयर ब्रोकन होता है, ब्रोकन वे में हमें दिखता है। ओके, सो ये चीज ऐसी नहीं है। ठीक है, सो ये एस्थेनोस्फेयर में होता क्या है? दिस इज द वीकर जोन। ओके, 400 किलोमीटर तक होता है। दिस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ मैग्मा। ओके, एंड इट फैसिलिटेट्स द प्लेट मूवमेंट। तो एस्थेनोस्फेयर से हमारा प्लेट मूवमेंट दिखता है हमें। यस,
देन कम्स द लोअर मैंटल, एंड यहां पर डेंसिटी आपकी हाई है कंपेयर टू द क्रस्ट। उसके बाद वी हैव द कोर विच इज द इनर मोस्ट लेयर, और आउटर कोर इज लिक्विड, द इनर कोर इज सॉलिड। ओके। आउटर कोर में वी हैव नाइफ। याद है नाइफ, हमने याद किया था कैसे बर्थडे में हम केक काटते हैं, उसी तरीके से नीचे में नाइफ है, दैट इज निकल एंड आयरन। सो ये हमने तीन चीज याद करनी है, सियाल, सीमा एंड नाइफ। तो सियाल कहां से था? क्या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे था? सीमा कहां पर था? सीमा वॉज ऑन द ओशियानिक क्रस्ट, एंड देन नाइफ कहां पर था? नाइफ वॉज वेयर? इन योर कोर, है ना, आउटर कोर में आपको मिल रहा था। नाउ एस वेव्स कैन नॉट पास थ्रू दी आउटर कोर। आपका जो सेकेंडरी वेव है वो नहीं पास कर सकता है आउटर कोर से, इसको याद रखिएगा। इनर कोर में भी प्राइमरीली हमें आयरन और निकल देखने को मिला है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसेस्ट ऑफ द लॉट। टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी की बात करते हैं, सो एवरीथिंग इंक्रीज विद डेप्थ टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। ये याद रहेगा, ऐसा यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है ना, कि अगर हम ट्रैवल करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा नीचे, प्रेशर बढ़ेगा जितना आप नीचे जाइएगा, डेंसिटी बढ़ेगा जितना आप नीचे जाइएगा। सो आप जाते रहिए नीचे, एंड द प्रेशर एंड ऑल दीज थिंग्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। ओके। अब बात करते हैं वोल्केनोस के बारे में। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर गैसेस, एशेस एंड और मोल्टेन रॉक एस्केप टू द ग्राउंड। इंडिया में कोई है एक्टिव वोल्केनो? बैरन आइलैंड है। व्हेन वाज द लास्ट टाइम बैरन आइलैंड हैज had an eruption? Any idea? Was it 1992 or was it more closer to us? बैरन आइलैंड का जो लास्ट इरप्शन जो हुआ है, दैट हैड हैपेंड व्हेन इन 2022। ओके, सबसे रिसेंट जो है 2022, फर्स्ट रिकॉर्डेड था 1787 में। ऑलराइट। और 2022 में दैट वाज देयर। ओके, बैरन आइलैंड किधर है? अंडमान सी में, आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में मिलेगा। नाउ और कोई आइलैंड है यहाँ पर? नारकोंडम है, विच इज अ डोरमेंट वोल्केनो, मड वोल्केनो है। यस। ओके, क्या इंडिया में और वोल्केनोज है? हरियाणा, गुजरात में एक्सटिंक्ट वोल्केनोज, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इन तेलंगाना एज वेल। ठीक है। सो टाइप्स ऑफ वोल्केनो की बात करते हैं तो इसमें शील्ड वोल्केनो होता है, लार्जेस्ट, इट इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ वोल्केनो, जिसमें हवाईयन वोल्केनो होता है। एनी वोल्केनो दैट यू रिमेंबर, कोई माउंटेन टॉप या कोई वोल्केनो आपको पता है फ्रॉम ये मोना किया है? यस। नाउ शील्ड वोल्केनो लार्जेस्ट होता है, ये बसाल्टिक लावा हमें यहाँ देखने को मिलता है। दे हैव जेंटल स्लोप्स। जेंटल स्लोप्स है इसीलिए क्या हम मोना किया के ऊपर वी आर एबल टू पुट द ऑब्जर्वेटरीज। आपको याद होगा मोना किया में क्या बन रहा है, एनीथिंग दैट इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ। मोना किया में कल हमने पढ़ा था, देयर वाज समथिंग दैट वाज बीइंग मेड जिसका इंडिया पार्ट है। क्या 30 स्क्वायर किलोमीटर व्हाट वाज बीइंग मेड? मोना किया में कोई ऑब्जर्वेटरी बन रहा था जिसका इंडिया भी पार्ट है। एनीथिंग दैट यू रिमेंबर? यस। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। मोना किया में दे आर मेकिंग एन ऑब्जर्वेटरी, इंडिया उसका पार्ट है। यस, इंडिया जो है उसका पार्ट है, एंड उसमें जो है दे आर प्लानिंग along with multiple multiple countries। ठीक है। ओके। या ठीक। सो देन वी हैव द कंपोजिट वोल्केनो। कंपोजिट वोल्केनो ये माउंट फूजी है। वेयर इज माउंट फूजी लोकेटेड? जापान में है माउंट फूजी। माउंट फूजी इज इन जापान। और यहाँ ये बेसिकली स्ट्राटो वोल्केनो है, एक्सप्लोसिव होता है। सो पायरोक्लास्टिक डेबरी कहते हैं इसको हम, इफ यू रिमेम्बर। पायरोक्लास्टिक क्या होता है? पटाखे को कहते हैं, पटाखे को। पायरोक्लास्टिक टेक्निक्स एंड पायरोक्लास्टिक डेबरी इज बेसिकली जो आवाज के साथ आपका वोल्केनो से इजेक्ट हो रहा है। ओके। देन कम्स कैल्डेरा, इट इज द मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द लॉट, और इसका कोलैप्स डिप्रेशन होता है हमारा। देन फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस, यहाँ पर हमें डेक्कन ट्रैप्स में देखने को मिलता है। सो ये डेक्कन ट्रैप्स का रीयूनियन हॉटस्पॉट से गुजरा था, एंड रीयूनियन इज एन आइलैंड ऑफ फ्रांस। रीयूनियन इज एन आइलैंड ऑफ फ्रांस। नाउ और कोई आइलैंड है वहां पर फ्रांस का, मेडागास्कर के पास? एनी आइलैंड दैट फ्रांस हैज? नो, कोमोरोस इज नॉट अ फ्रेंच कॉलोनी।
कोमोरोस इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। मायोट है, बहुत बढ़िया, इट इज मायोट। और कोई है फ्रेंच टेरिटरी? न्यू कैलेडोनिया है, न्यू कैलेडोनिया, यस। और क्या है? ताहिती है, फ्रेंच पॉलिनेशिया, या फ्रेंच गिनिया, या। सो ऑल दीज आर फ्रेंच टेरिटरी। इसीलिए क्या उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सबसे बड़ा है? बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंट्रीज। ओके, सो कीप दिस इन माइंड। देन वी हैव मिड ओशन रिज वोल्केनो विच आर अंडर वाटर। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? या ये अटलांटिक ओशन में इज समथिंग दैट यू कैन फाइंड, एंड कैन यू फाइंड दिस इन द पैसिफिक एज वेल? या, ऑलराइट। वोल्केनिक लैंडफॉर्म की बात करते हैं। सो इसमें हमने दो टाइप के लैंडफॉर्म्स देखे हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। सो उसमें मैग्मा कूल्स विद इन द क्रस्ट, देन वी हैव द इंट्रूसिव। और एक्सट्रूसिव में क्या होता है? लावा जो है सरफेस पे कूल होता है। सो इंट्रूसिव में व्हाट डू वी हैव? बेथोलिथ्स है हमारे पास, बेथोलिथ्स। और ये कोर ऑफ द माउंटेन्स में प्रेजेंट होता है। देन यू हैव लैकोलिथ्स, इट इज डोम शेप एंड इट इज कनेक्टेड बाय अ पाइप। देन you have lapoliths, it is saucer shaped. Then phacoliths, which is wavy masses. And then sills and sheets are there. Then dikes are there. So ये याद रखिएगा, dikes जो है आपका एक इंट्रूसिव लैंडफॉर्म है। आपको यूपीएससी अगर ये क्वेश्चन पूछेगा भी, सो दे आर गोइंग टू आस्क इट इन अ टैब्यूलर फॉर्म। ओके, जिस तरीके से लास्ट ईयर पूछा था इसमें। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने प्रपोज किया था? अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। और इसने जो है बोला कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको हम पैंजिया कहते थे, विच वाज ऑल अर्थ। और एक सुपर ओशन था जिसको पैंथेलेसा कहते थे। एंड Pangaea broke into two parts, Laurasia and Gondwana land, and then which further drifted apart and gave us the seven continents. Okay. So what is the evidence of this continental drift? So there is a jigsaw fit puzzle. So coastline of South America, Africa एक दूसरे से एकदम अटैच हो जाता है। ओके। देन रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस ओशंस हमें देखने को मिलता है। सो एंशियंट रॉक फॉर्मेशन जो कि ब्राजील में है, इट मैचेस दैट ऑफ घाना इन वेस्ट अफ्रीका। ओके। देन वी हैव प्लेसर डिपॉजिट। सो गोल्ड ऑन घाना कोस्ट, उसका सोर्स कहाँ पर है? अफ्रीका में नहीं है, कहाँ पर है? ब्राजील में हमें मिला है। ओके, सो इट मेक सेंस। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स आप देखोगे तो मेजोसॉरस जो साउथ अफ्रीका और ब्राजील में है, दे आर नॉट एंडेमिक टू साउथ अमेरिका, दे आर रादर एंडेमिक टू लेमुरिया, द लैंड मास फॉर लेमूर्स इन इंडिया, मैडागास्कर। आजकल लेमूर्स कहाँ मिलते हैं? आजकल लेमूर्स कहाँ मिलते हैं आपको? अफ्रीका में मिलते हैं। अफ्रीका इज देयर हॉटस्पॉट, सो ये याद रखिएगा, अफ्रीका है। और कहाँ मिलते हैं? ट्विटर पे मिलते हैं, ट्विटर पे। ओके, सो लेमूर्स जो है अफ्रीका में आपको मिलता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। डोंट गेट कंफ्यूज, ओनली अफ्रीका। ओके, सो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी किसने प्रपोज किया था? सो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी वाज proposed by Arthur Holmes in 1930, and he suggested the convection current in the mantle, that is what is driving the continental movement. Continent को apart, how is it being pushed apart? It is being pushed apart by the convection current that is present in the mantle. Okay. उसके साथ साथ मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर कैसे हुआ पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू? सो वर्ल्ड वॉर टू में ऐसा क्या बना था जिसकी वजह से मैपिंग पॉसिबल हुआ? सोनार बना था, सोनार। वी वर एबल टू नाउ मैप बिकॉज ऑफ सोनार। और सोनार हुआ कैसे था? सोनार ब्रिटिश टेक था जिसको अमेरिकन को दिया गया था। ओके, सो हमें क्या पता कि ओशन फ्लोर इज नॉट फ्लैट, वहां पर रिजेस है, ट्रेंचेस है, प्लेन्स है, देर आर मिड ओशियानिक रिजेस विच आर वोल्केनिकली एक्टिव। लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन हमें वहां मिलता है। ओशियानिक क्रस्ट रॉक्स आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओशियानिक क्रस्ट का जो रॉक है, इट इज यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स, इसको याद रखिएगा। ओशन फ्लोर पे व्हाट डू वी हैव द कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, जिससे हमें ट्रांजिशन जोन देखने को मिलता है। देन वी हैव द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ऐसे याद है मैंने दिखाया था आपको, ये आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ था, फिर वो एक ऐसे नीचे जा रहा था और अचानक से ड्रॉप आया था। That's what we had. Yeah, slope था। So there is a continental shelf which is a shallow extended margin of the continent only। उसके बाद एक continental slope आता है जिससे steep drop हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ continental rise होता है which gives us gentler slope at the base of continental slope। And then we have the oceanic trenches which are the deepest part। Okay, so यहाँ पर हमें गायोट्स वगैरह मिल रहे थे, if you remember sea mount, गायोट्स in inside the ocean। ओके, नाउ एक और चीज है कि ऑयल कहाँ मिलेगा हमें इसमें से? स्लोप पे, राइज पे, शेल्फ पे कहाँ मिलेगा?
शेल्फ पे मिलेगा। ऑयल इज समथिंग, हाइड्रोकार्बन इज समथिंग जो हमें शेल्फ पे मिलना है, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की हम बात करते हैं। सो हैरी हेस ने यह बताया था, ही सेड कि कांस्टेंट वोल्केनिक एरप्शंस जो होते हैं वो इट कॉज न्यू लावा टू वेज इन विच पुशेस द ओशियानिक क्रस्ट अपार्ट, एंड इसके वजह से ओशन फ्लोर जो है वो स्प्रेड कर रहा है एंड द ओल्डर क्रस्ट मूव्स अवे फ्रॉम रिज एंड इज कंज्यूम्ड एट द ट्रेंचेस। ओके, सो व्हाट इज द एविडेंस ऑफ दिस? यंग रॉक्स जो है आपको रिजेस पे मिलेगा और ओल्ड रॉक्स कहाँ मिलेगा? फार्दर अवे। यंग रॉक्स किधर मिलेगा? रिजेस पे। और ओल्ड रॉक कहाँ मिलेगा? फार्दर अवे। ओके, ये जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ ना येलो से, आई ट्राई टू गिव यू द डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट ओनली, तो एक बार रात को है ना, बिफोर गोइंग टू द एग्जाम या रात को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में कौन था? मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। इन्होंने क्या कहा? अर्थ का जो लिथोस्फेयर है दैट इज डिवाइडेड इनटू रिजिड टेक्टोनिक प्लेट दैट मूव ओवर द एस्थेनोस्फेयर। ओके, एस्थेनोस्फेयर में हमने बात की थी दैट यहाँ पर मूवमेंट होता है अर्थ के क्रस्ट का। ओके, और इसमें मेजर प्लेट ये कौन कौन सा कह रहा था? नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये जो मेजर प्लेट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो अंटार्कटिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, अफ्रीका एंड यूरेशिया। और माइनर प्लेट में क्या है? कोकोस, नाजका। नाजका लाइंस याद है? साउथ अमेरिका में प्रेजेंट होता है, इट्स प्रेजेंट इन, और वो ऊपर से दिखता है आपको प्लेन से जब आप जाएंगे, सो यू विल सी दैट। देन अरेबियन, फिलिपाइन, कैरोलाइन एंड फूजी। इसको याद करने का अच्छा तरीका मैं बताऊं, ध्यान से देखना। अंटार्कटिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, पैसिफिक, अफ्रीका, यूरेशिया, क्या ये सारा कॉन्टिनेंट का नाम है? क्या ये सारा कॉन्टिनेंट का नाम है? तो जितना भी कॉन्टिनेंटल नेम्स होगा क्या वो मेजर प्लेट हो गया? और जितना भी बाकी जो कोको, नाजका, अरेबियन जो नॉन कॉन्टिनेंटल नेम है, दिस विल बी पार्ट ऑफ द माइनर प्लेट। इससे आराम से आप कर सकते हो, है ना। अब बात करते हैं टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज के बारे में। सो देयर इज अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो डाइवर्ज करता है मतलब ये दो प्लेट है, सो क्या ये विल इट मूव इन द अपोजिट डायरेक्शंस? दिस विल मेक यस, दूर भागेगा एक दूसरे से। एंड देन दिस, इसका एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज इज एन एग्जांपल ऑफ अ डाइवर्जेंट प्लेट। सो डाइवर्जेंट प्लेट पे जो रिज के बीच में क्या मिलेगा हमें? न्यूअर रॉक्स मिलेगा, न्यू रॉक्स। और टुवर्ड्स द एजेस हमें ओल्डर रॉक मिलेगा विच विल बी सब्ज्यूम्ड बाय द ट्रेंचेस अल्टीमेटली। अब बात करते हैं कन्वर्जेंट के बारे में। सो कन्वर्जेंट इज अ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इसमें प्लेट एक दूसरे में कोलाइड करते हैं एंड वन सबडक्ट्स ओवर द अदर। सो इसमें ओशन कॉन्टिनेंट प्लेट है दैट द ओशियानिक प्लेट विल सबडक्ट इनसाइड द कॉन्टिनेंटल। एग्जांपल से क्या है? एंडीज माउंटेन। उसके बाद कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कोलिजन होगा तो हमें हिमालयस मिला था, इफ यू रिमेंबर। टिबेटन प्लेट एंड द इंडियन प्लेट एक दूसरे में आया, सी ऑफ टेथिस। ओके, देन ओशन ओशन जब मिलेगा सो यू गेट द मारियाना ट्रेंच एंड द आइलैंड आर्क्स। So older oceanic plate subducts inside the newer oceanic plate. Then you have the transform boundaries or the conservative plate जहां पर प्लेट स्लाइड करता है एक दूसरे से ऐसे, इट विल स्लाइड। तो इससे सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ओके, रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट वेरी करता है। सो आर्कटिक रिज में बहुत स्लो है, वेराज ईस्ट पैसिफिक में बहुत फास्ट है, एंड इट इज डिटरमाइंड बाय व्हाट? मैग्नेटिक एनोमलीज। फोर्स की बात करते हैं प्लेट मूवमेंट के लिए। सो मैंटल का जो कन्वेक्शन करंट है इट इज ड्रिवन बाय हीट फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डीके, सो दैट इज प्रेजेंट वेयर? एट द बॉटम। ओके, एंड द रेसिडुअल हीट। तो एक चीज आप मुझे बताएं, रेडियो एक्टिव डीके से क्या याद आता है आपको? हाफ लाइफ याद आता है? हाफ लाइफ, कार्बन कार्बन डेटिंग, ये सारी चीजें C14 है ना। ऑलराइट, इंडियन प्लेट के बारे में बात करते हैं तो हम कौन किसके पार्ट थे? गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। एंड देन वी ब्रोक ऑफ एंड वी मूव नॉर्थवर्ड्स एंड वी कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट विच लेड टू द हिमालयन अपलिफ्ट। उसके साथ साथ डेक्कन ट्रैप क्यों बना था? क्योंकि हम रियूनियन हॉटस्पॉट से पास किए थे, उसके वजह से वी हैड इंटेंस वोल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 3 लैंडफॉर्म्स में। सो मिनरल्स, व्हाट आर मिनरल्स? नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विथ एन ऑर्डरली एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसको हम मिनरल कहते हैं। बेसिक सोर्स क्या है मिनरल का? मैग्मा है। याद है आपको वी टॉक्ड अबाउट द रॉक साइकिल, उसमें क्या रॉक का पहला फॉर्म मैग्मा से ही निकलता है, इग्नियस से। देन इग्नियस से यू गेट सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से इग्नियस एंड सेडिमेंट्री बोथ कैन बिकम मेटामॉर्फिक, यस और नो? या
सो बेसिक सोर्स क्या है इसका, मैग्मा है। एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज फेल्डस्पार। तो ये दोनों क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार अभी न्यूज में है क्या? क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार, व्हाई इट इज इन न्यूज? क्या इसको रिक्लासिफाई किया है क्या सरकार ने? बोथ क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार हैज बीन reclassified as a major mineral. It has been reclassified as what? As a major mineral. Both are silicate minerals. Yes or no? Yes. So याद रखिएगा गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने बेराइट, फेल्डस्पार, माइका और क्वार्ट्ज, इनको जो है मेजर मिनरल में क्लासिफाई किया। अब ये किसके अंदर आ गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आ गया है। एमएमडीआर एक्ट में किसके पास पावर है? एमएमडीआर एक्ट में किसके पास पावर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्लासिफिकेशन का पावर है। That is something that you remember. Okay. Now, minerals are the fundamental constituents of rocks, and their property will determine the characteristic of these rocks. ठीक है। इसमें क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है? लस्टर होता है। लस्टर इज व्हाट? अपीयरेंस ऑफ द लाइट रिफ्लेक्शन, कितना वो शाइन करेगा। देन स्ट्रक्चर्स जो है वो अरेंजमेंट हम बात करते हैं इंडिविजुअल क्रिस्टल का। हार्डनेस जो है किस पे हम करते हैं? मोज पे करते हैं। मोज स्केल पे सबसे हार्डन ऑब्जेक्ट क्या है? हमें डायमंड पता चलता है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स? रशिया। Okay. Specific gravity is there. So this talks about the ratio of weight of mineral to the weight of equal water volume. ओके, मेजर रॉक फॉर्मिंग मिनरल, तो फेल्डस्पार की बात करते हैं। सो वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं आपसे, टॉप प्रोड्यूसर कौन है फेल्डस्पार का? टॉप प्रोड्यूसर, विच कंट्री इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ फेल्डस्पार? सो बेसिकली टर्की इज नंबर वन प्रोड्यूसर। ओके। और इंडिया में राजस्थान में मिलता है। इंडिया में वी हैव राजस्थान। ओके। सो टर्की जो है वो आपका नंबर वन पे है। इंडिया नंबर टू पे आता है। ओके। उसके बाद आपका इटली और चाइना आता है। ठीक है। ऑल राइट। सो इंडिया इज नंबर टू और नंबर थ्री इन फेल्डस्पार। नंबर वन पे फेल्डस्पार पे टर्की है। ओके। और फेल्डस्पार से हमें क्या मिलता है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम इससे फॉर्म होता है। एंड दिस इज हाफ ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये क्या है? बेसिकली दिस इज हाफ ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड इट इज लाइट क्रीम टू सैल्मन पिंक इन कलर। और ये कहाँ यूज होता है? सेरामिक और ग्लासेस में यूज होता है। क्वार्ट्स, इट इज ऑल्सो सिलिका, इट इज हार्ड एंड इनसॉल्युबल। व्हाइट और कलरलेस होता है क्वार्ट्स। और ये कहाँ पर होता है? रेडियो और रेडार में। और कहाँ होता है क्वार्ट्स यूज? क्या वो वॉच इंडस्ट्री में यूज होता है क्वार्ट्स? इज क्वार्ट्स यूज्ड इन द वॉच इंडस्ट्री? ओके, दैट इज ऑल्सो समथिंग। ओके, ये सैंड और ग्रेनाइट का कंपोनेंट भी है। देन यू हैव पायरोक्सीन। इसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका हमें मिलेगा। इट दिस इज 10% ऑफ द क्रस्ट। ओके। देन एम्फीबोल इज देयर। एम्फीबोल में क्या है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन एंड मैग्नीशियम। ओके। एंड इसका एग्जांपल क्या है? हॉर्न ब्लेंड। एम्फीबोल का एग्जांपल क्या है? हॉर्न ब्लेंड एंड इट इज यूज्ड इन द एस्बेस्टोस इंडस्ट्री। नाउ एस्बेस्टोस, इज इट अ मेजर पोल्यूटेंट? एस्बेस्टोस जो है क्या ये एक मेजर पोल्यूटेंट है? द आंसर इज यस, इट इज अ मेजर पोल्यूटेंट। और उससे क्या कैंसर होता है? लंग कैंसर, एस्बेस्टोस पॉइजनिंग से। या देन कम्स माइका। इसमें क्या होता है? पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। और ये कहाँ होता है? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है। क्या इंडिया माइका प्रोड्यूस करता है? हम माइका शीट्स प्रोड्यूस करते हैं। सो आंध्र प्रदेश जो है वहां से हमें देखने को मिलता है। व्हाट अबाउट द वर्ल्ड? which country is the largest producer of mica? माइका है इंडिया। इंडिया जो है इट प्रोड्यूसेस 60% ऑफ द वर्ल्ड्स माइका। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 60% माइका प्रोड्यूस करता है। ठीक है। दिस इज व्हाट देयर इज। ऑलराइट। देन यू हैव ओलिवीन। ओके। आपके पास क्या है? ओलिवीन। और मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका से होता है। ये जो ज्वेलरी में यूज होता है और बसाल्टिक रॉक में जो है आपको ये मिलता है। ठीक है।
सो दिस इज समथिंग, या सो माइका, या इंडिया इज द नंबर वन पोजिशन। अगर आप देखोगे तो इंडिया के पास 60% जो है वर्ल्ड का माइका का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में होता है। एंड आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, ऑल दीज स्टेट्स आर देयर। ओके, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेटिस्टिक्स है, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टेटिस्टिक्स जो है वो हमें किसके तरफ पॉइंट करता है? इट पॉइंट्स अस टुवर्ड्स इंडिया। ओके, इंडिया जो है इट्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। देन रॉक्स की हम बात करते हैं। सो पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। अब हम बात करेंगे इग्नियस रॉक के बारे में। सो इग्नियस जो है, दिस इज फॉर्म बाय व्हाट? फॉर्म फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। ओके, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है? एग्जाम्पल में ग्रेनाइट एंड गैब्रो, या लावा में बसाल्ट या टफ। ओके, सो इग्नियस से ही हमारा स्टार्ट होता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम इग्नियस। ओके, सो उसके बाद वी हैव सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक इट इज फॉर्म्ड बाय द डेपोजिशन, कॉम्पैक्शन एंड लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स विच इज टेकन फ्रॉम अदर रॉक। सो कहना इसे कि इग्नियस से सेडिमेंट्री बनेगा, इग्नियस से सेडिमेंट्री बनेगा। यस, ऑलराइट। सो ये बेसिकली मैकेनिकली भी फॉर्म होता है, ऑर्गेनिकली भी फॉर्म होता है, और केमिकली भी फॉर्म होता है। ठीक है। सो मैकेनिकली फॉर्म होता है तो सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, शेल, लोइस, ये सब बनाता है। ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है तो वी हैव द लाइमस्टोन। ठीक है। देन मेटामॉर्फिक रॉक होता है। मेटामॉर्फिक में इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि नीस है वो कहाँ से बनता है? नीस ग्रेनाइट से बनता है। देन स्लेट है वो कहाँ से बनता है? शेल से बनता है। शिस्ट है, मार्बल है, वो किससे बनेगा? लाइमस्टोन से बनेगा। क्वार्ट्ज है वो किससे बनेगा? सैंडस्टोन से बनेगा। ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर हमारे लाइमस्टोन किस में दिख रहा है? सेडिमेंट्री में दिख रहा है। तो लाइमस्टोन से क्या बन रहा है? आपका मार्बल। ओके, देन क्वार्ट्ज, सैंडस्टोन से क्या बन रहा है? क्वार्ट्ज बन रहा है। और ग्रेनाइट जो है आपका, उससे क्या बन रहा है? नीस बन रहा है। एंड शेल से स्लेट बन रहा है। ओके, रॉक साइकिल क्या होता है? दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। इग्नियस से जो है जब वो एडवर्स वेदर में जाएगा, सो इट विल बिकम द सेडिमेंट्री, एंड बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री कैन बिकम मेटामॉर्फिक अंडर सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर। यस और नो? ओके, व्हाट आर द एजेंट्स जिससे वेदरिंग होता है? क्या इसमें फिजिकल एजेंट हो सकता है जैसे कि लाइटनिंग स्ट्राइक? इसमें केमिकल एजेंट्स हो सकता है, इसमें बायोलॉजिकल एजेंट्स हो सकता है। So all three types of agents can be there. There can be running water, groundwater, glaciers, wind waves, currents, sea waves, anything can be there जिससे आपका वेदरिंग हो रहा है। सो केमिकल वेदरिंग में वी हैव मिनरल्स विच डिजोल्व इन वाटर, जैसे कि नाइट्रेट, सल्फेट्स एंड पोटेशियम है। ले दे के क्या करता है वो? आपके रॉक को ब्रेक डाउन करेगा। वेदरिंग तो यही होता है, रॉक का ब्रेक डाउन। ओके, देन यू हैव कार्बोनेशन। सो ये क्वेश्चन आया था 2024 प्रीलिम्स में, वेदरिंग ऑफ रॉक में। सो ये बेसिकली रिएक्शन है किसका? कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट का मिनरल्स के साथ। सो जब लाइमस्टोन करेगा कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट, सो लाइमस्टोन विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। देन केमिकल एडिशन ऑफ वाटर, मिनरल्स विल एक्सपैंड विच कॉजेज द स्ट्रेस, एंड देन स्ट्रेस अगर होगा तो वी विल हैव वेदरिंग। उसके बाद वी विल हैव ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन क्या होता है? इट्स द कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन। उसमें हमें क्या देखने को मिलता है? आयरन रस्टिंग। क्या किस किस चीज में आयरन रस्टिंग हमें नहीं देखने को मिलता है? किस चीज में हमें आयरन रस्टिंग नहीं देखने को मिलता? मेहरौली आयरन पिलर। यस। एंड इज देयर एनी पर्सन दैट यू नो हु इज अ वेरी वेरी गुड केमिस्ट फ्रॉम इंडिया? नागार्जुन है। देयर वाज दिस नागार्जुन। सो देयर आर मल्टीपल नागार्जुन। एक नागार्जुन है जिसने स्कूल स्टार्ट किया था, माध्यमिका। यस, एंड देन देयर इज अ नागार्जुन जिसने ये स्टार्ट किया था। यस, जिसने बेसिकली क्या स्टार्ट किया था? ये सब जो है रसायन शास्त्र, उस पे किताब लिखी थी इसने। रसायन शास्त्र इज केमिकल। ओके, केमिकल केमिस्ट्री। ऑल राइट। फिजिकल वेदरिंग भी आपको होता है, टेम्परेचर चेंज, फ्रीजिंग, थॉविंग, ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिलती है। बायोलॉजिकल वेदरिंग कैसे होता है? प्लांट्स के थ्रू होता है। रूट पेनिट्रेट कर जाते हैं, फिर रूट जब तोड़ने लगते हैं सो आपका रॉक टूट जाता है रूट की वजह से। एनिमल्स बरो करते हैं, बरोइंग होता है। सो बरोइंग इट इज इट समथिंग दैट यूपीएससी हैज आस्क्ड बोथ इन 2021 एंड 2023?
एक पूछा था स्क्वेरल के बारे में 2021 में, पूछा था क्या ग्रासलैंड उसमें फॉरेस्ट बनना प्रिवेंट होता है फॉरेस्ट फायर एंड बरोइंग से? यस, दैट इज समथिंग दैट इज देयर। ओके, इरोजन एंड डेपोजिशन की हम बात करते हैं। सो इरोजन इज एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेदर्ड रॉक डेब्री बाय जियोमॉर्फिक एजेंट्स। तो इसमें क्या क्या एजेंट्स होता है? वाटर, विंड, आइस वेव्स, ये सारे होते हैं। और ये क्या करता है? अक्वायर करता है एक तरीके तरफ से, और उसके बाद उसको लेके जाता है। डिपोजिशन क्या होता है? डिपोजिशन इज जस्ट अ कंसीक्वेंस ऑफ इरोजन। आपका मटेरियल अगर ट्रैवल हो रहा है, सो कहीं पर जाके तो डिपॉजिट होगा ना। सो क्या अपर रीचेस में ऑफ द रिवर, जैसे गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, अपर रीचेस में इरोजन होता है और लोअर रीचेस में डिपोजिशन होता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रिवर। तो डेल्टा में हम कहेंगे कि डिपॉजिट होता है, डेल्टा इज द डिपोजिशनल एरिया। और इरोजन कहाँ से होता है? यंगर फॉर्म ऑफ रिवर में। मियांडर कहाँ बनता है? ओल्डर फॉर्म में कि यंगर फॉर्म? ओल्डर फॉर्म में। यस, ठीक है। सॉइल फॉर्मेशन पेडोजेनेसिस हम कहते हैं, एंड इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। तो इसमें हमने ये पढ़ा था सॉइल फॉर्मेशन में, कैसे एक बेयर रॉक होता है, उस पे एक पायोनियर स्पीशीज आती है। और पायोनियर स्पीशीज में कौन होता है? लाइकेन होता है। उसके बाद क्या होता है? लाइकेन के बाद क्या हमें सीरल स्टेज देखने को मिलता है? सक्सेशन। और उसके बाद व्हाट डू वी हैव? पायोनियर स्पीशीज के बाद क्लाइमेक्स कम्युनिटी, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्म। ओके, सो फैक्टर्स की अगर हम बात करें, सो वी हैव द पेरेंट मटेरियल। तो वेदर्ड रॉक जो डेब्री होता है, वेदरिंग हो चुका है, वो सारा इन्फ्लुएंस करेगा टेक्सचर और केमिकल प्रॉपर्टी। देन यू हैव द टोपोग्राफी विच विल इन्फ्लुएंस द ड्रेनेज, इरोजन एंड सॉइल थिकनेस। एंड देन क्लाइमेट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। टेम्परेचर क्या है, किस टाइप का वेदर रेट है, वो सारी चीजें जो है आपको इम्पैक्ट करेगा। देन बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं रॉक्स को तोड़ने में और उसमें न्यूट्रिशन डालने में, और आपका जो है सॉइल फॉर्मेशन में डिकम्पोजिशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, इन सब में होता है। एंड द टाइम इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा आपको सॉइल बनने के लिए यू विल गेट द टाइम। ओके, रनिंग वाटर की बात करते हैं। तो इन द यूथफुल स्टेज यू हैव द स्टीप ग्रेडियंट, इन द मच्योर स्टेज यू हैव द जेंटलर ग्रेडियंट, एंड इन द ओल्ड स्टेज वेरी जेंटल ग्रेडियंट यू हैव। देन इसमें इरोजन देखने को मिलता है यूथ में। वी हैव वी शेप्ड वैलीज, क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं है यूथफुल रिवर, वो धड़ल्ले से काटते हुए चला जाता है ना। उसके बाद मेच्योर में वी हैव वैली विच वाइडन्स, फ्लड प्लेन्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, वाटरफॉल रैपिड्स जो है वो आपका डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाता है, और शार्पर डिवाइड्स हमें देखना शुरू हो जाता है। ओल्ड में क्या होता है? हमें मियांडर्स देखना पड़ता है, ब्रॉड फ्लड प्लेन्स, ऑक्सबो लेक मिल जाता है, बूढ़ी गंडक। ओल्ड से क्या याद है? बूढ़ी गंडक। और कौन सा ऑक्सबो लेक आपको याद है इंडिया में? और कौन सा याद है? पार्वती आर्गा इज वन। देन विंथाला, विंथाला लेक ऑन द छालाकुड़ी रिवर। यस और नो? ओके, इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं। सो वैलीज में रिल्स, गलीज एंड वैलीज आर देयर। वी शेप्ड वैलीज, ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? यूथफुल रिवर का है। प्लीज रिमेंबर दिस। वी शेप्ड वैली इज द characteristic of a youthful river. Then you have gorge. This is the deep narrow valley with very steep sides, जिसका width at top and bottom आपका equal होता है. Then you have canyons. इंडिया में कैनियन कहाँ पर है? Do we have the canyon at Gandikota? Yes. Made by which river? The Pennar River. Okay. Then you have pothole and plunge pools. These are circular depression in the river beds. उसको potholes कहते हैं। और जब larger depression हो जाता है at the base of waterfall, you have the plunge pool. ऐसे होता है जैसे waterfall नीचे आ रहा है, सो यहाँ पर एक इस तरीके से बन जाता है जहां आप नहाते हो, plunge pool. Okay. Penny plain क्या है? This is a low relief plain which is formed in the old stage of the river. तो penny plain कहाँ बनता है? Old stage of the river में बनता है. And you have isolated resistant hill called monadnocks. Okay. Depositional features में we have alluvial fans, which are cone shaped deposit at the foot of mountain where the stream will enter a plain. ये कहाँ से plain? गंगा कहाँ कब plain में enter करता है? हरिद्वार पे करता है। Yes. Okay.
Then you have deltas. These are triangular deposits at river mouth. एस्चुअरी वेस्टर्न रिवर बनाती है, और डेल्टा ईस्टर्न रिवर। और डेल्टा में पानी कैसे जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरी से जाता है, नॉट ट्रिब्यूटरी बट रादर डिस्ट्रीब्यूटरी टुवर्ड्स द एंड स्टेज ऑफ द रिवर। देन यू हैव फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स किसका फीचर है? ओल्ड रिवर, मैच्योर रिवर का फीचर है, फॉर्मेशन ऑफ फ्लड प्लेन्स। ओके, then you have natural leaves, you have meanders, okay, then point bars are there, okay, then oxbow lakes are there। oxbow lake भी older river का है, yes। then ग्राउंड वाटर में वी हैव द कार्स्ट लैंडफॉर्म। इसमें लाइमस्टोन और डोलोमाइट रीजन में हमें मिलता है, तो कार ग्राउंड वाटर से इरोजनल लैंडफॉर्म देखने को मिलता है। सो वी हैव सिंक होल। सो ये क्या होता है? दीज आर सरफेस डिप्रेशन विच इज फॉर्म्ड बाय द सोल्यूशन एंड द कोलैप्स ऑफ केव रूफ। तो वो आपने देखा अमेरिका में रोड पे अचानक से एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है ना। देन यू हैव वैली सिंक्स और ओवालास, देन यू हैव लैपीज एंड देन केव्स। सो बेसिकली केव्स किससे होता है? ये आपका ग्राउंड वाटर के इम्पैक्ट से होता है। देन डिपोजिशनल फीचर में स्टैलेसाइट, स्टैलेग्माइट एंड पिलर। तो व्हाट इज पिलर? क्या जब स्टैलेक्साइट ऊपर से लटक रहा है और स्टैलेग्माइट नीचे से आ रहा है, और दोनों जब जुड़ जाते हैं, तब उसको हम पिलर कहते हैं। स्टैलेक्टाइट्स जो है ऊपर से आ रहा है, स्टैलेग्माइट नीचे से आ रहा है, और जब वो बीच में जुड़ जाएंगे तो विल से कि पिलर बन रहा है। Okay, so this is formed when stalactites and stalagmites will meet. Glacial landform में हमारे पास क्या होता है? We have cirque, okay, we have horns, we have arêtes। तो arêtes हमने ये देखा था यूरोप में। Did we see the arêtes in Europe? Okay, so this is something that you need to remember. Then you have fjords। fjords कहाँ देखा था दोस्त हमने? ये ऐसे आपका GS1 का क्वेश्चन भी है, नॉर्वे में देखा था। So this is also erosion of glaciers। एंड डज इट मेक वेरी वेरी ब्यूटिफुल टूरिस्ट साइट्स नॉर्वे में, जिससे आप शिप से जा सकते हो। या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म मतलब डिपॉजिट जब होता है ग्लेशियल। सो ग्लेशियल टिल इज देयर, मोरेन्स आर देयर, देन मीडियल इज देयर, ओके, एस्कर्स आर देयर। ओके, एस्कर, यहां पर हमें क्या मिलता है? बेसिकली इट इज डिपॉजिटेड बाय मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स। एंड देन यू हैव ड्रमलिन्स, दिस इज ऑल्सो डिपोजिशनल। ओके, तो वेव्स की बात करते हैं, तो वेव से वी हैव इरोजनल लैंडफॉर्म। तो उसमें क्लिफ है, तो क्लिफ डाइविंग सुना है आपने? इस तरीके का स्टीप रॉक होता है वहां से। ये केप टाउन में, साउथ अफ्रीका में, यू हैव द क्लिफ डाइविंग एज अ स्पोर्ट। ओके, देन सी केव्स आर देयर। बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है? ये माउंटेन है, इस पे बार बार अगर थपेड़ा पड़ेगा आपके वेव्स का, सो यू गेट द सी केव। और सी आर्चेस क्या होता है? जब केव इतना ज्यादा इरोड हो जाता है कि दोनों जगह से खुल जाता है माउंटेन के सामने सामने, सो व्हेन केव्स ऑन अपोजिट साइड इट विल मीट, तो आपका क्या बनेगा? आर्चेस है, आप अंदर जाओगे तो बाहर निकल जाओगे दूसरे साइड ऑफ द माउंटेन से। ओके, देन यू हैव सी स्टैक्स विच आर आइसोलेटेड पिलर्स ऑफ रॉक्स, और दीज आर बेसिकली रेमनेंट्स ऑफ कोलैप्स्ड आर्चेस। मतलब आर्च जो है आपका, सी आर्च जब कोलैप्स कर गया बहुत ज्यादा, वहां पर आपको वेव्स का इरोजनल फीचर देखने को मिल रहा है। सो वहां से हम सी स्टैक्स डेवलप कर लेंगे। देन डिपॉजिट जब हो रहा है सी वेव्स, सो क्या वो मिट्टी लेके आएगा? सैंड। सो यू हैव ड्यून्स, देन बार्स, और देन यू हैव द बैरियर बार्स और आइलैंड्स, स्पिट्स, टोम्बोलोज एंड लगून्स। तो लगून्स कहाँ देखने को मिलता है हमें? केरला में देखने को मिलता है। हम क्या इसको कहते हैं? कयाल्स, याद है? अगर आपको याद होगा, है ना? तो यहाँ पर बोट रेस होता है, यहाँ पर बोट रेस होता है, यस। ओके, सो व्हाट आर लगून्स? दीज आर शैलो बॉडीज ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम ओपन सी बाय बैरियर बार्स और रीफ। सो विच इज द फ्रेश वाटर लेक? क्योंकि लगून्स तो बहुत सारे हैं। व्हाट अबाउट द फ्रेश वाटर लेक? सस्थम कोट्टा है, सस्थम कोट्टा, सस्थम कोट्टा इन केरला इज अ लेक। और क्या सस्थम कोट्टा में किस टाइप का हमें एक चीज देखने को मिलेगा? क्या उसका जो वाटर है, इज इट वेरी प्योर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म? या ओके, तो विंड से क्या क्या इरोजनल और लैंडफॉर्म देखने को मिलता है? सो वी गेट पेडिमेंट्स एंड पेडिप्लेन्स। सो दीज आर जेंटली स्लोपिंग रॉक सरफेस एट द फुट ऑफ माउंटेन। सो अगर फुट ऑफ माउंटेन पे है, सो वी विल से इट इज पेडिमेंट्स। और अगर दूसरा जो है आपका पेडिप्लेन्स हो जाएगा। दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन्स विच विल फॉर्म बाय द कोलेसेंस ऑफ पेडिमेंट्स। कोलेस मतलब क्या होता है? एक जगह इकट्ठा हो जाना। कोलेसिंग से ही ना मून बना था हमारा।
सो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। देन प्लायाज आर देयर, और ये प्लायाज दीज आर टेम्पररी शैलो लेक्स इन द डेजर्ट। तो क्या विंड जो है वो इरोजन और डिपोजिशन का काम किधर करता है? डेजर्ट में करता है। बर्चन्स, प्लायाज, अगर आपको याद हो। सो मशरूम रॉक्स आर देयर। क्या मशरूम रॉक्स हमें देखने को मिलता है थार में, थार डेजर्ट में? दिस इज समथिंग दैट वी सी। प्लायाज आर देयर, दीज आर बेसिकली सलाइन फ्लैट्स, शैलो लेक है डेजर्ट में, एंड दीज लीव सॉल्ट फ्लैट्स अपॉन एवापोरेशन। ये कहाँ देखने को मिलता है? क्या ये हमें गुजरात में देखने को मिलेगा, एरिड रीजन में? ओके। Then you have depositional landform में sand dunes are there, which is basically accumulation of the sand which has been blown by the wind. Then birchens are there. Birchens crescent shape का होता है. Okay. Then parabolic dunes are there. Safe dunes. These are longitudinal dunes. Okay. Then loess is there. These are extensive blanket of fine winds deposited silt, and it is very fertile. Okay. बात करते हैं आपका यूनिट 4 क्लाइमेट के बारे में। सो एटमॉस्फेयर में व्हाट डू वी हैव? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बट मेजोरिटी क्या नाइट्रोजन से बना है? 78%। सो क्या नाइट्रोजन है इसीलिए ये नॉन रिएक्टिव है? इफ इट इज नाइट्रोजन, इज इट नॉन रिएक्टिव? यस, इट इज नॉन रिएक्टिव। It is largely inert nitrogen, which is 78%, but it is very essential for plant life. Can plant get the nitrogen on its own? The answer is no. They require somebody to fix it for them. Then we have oxygen, जो आपका 21% पे है, and it is essential for respiration by animals and humans and for combustion। क्या ऑक्सीजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है? इसका ऑक्सीजन का जो फीचर है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो क्या नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट ताकि ऑक्सीजन हमें कंबस्ट होने से बचाए? यस। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है, एंड बेसिकली इट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज अ वेरी नेगेटिव थिंग और नॉट? इट इज नॉट ए नेगेटिव थिंग। कार्बन डाइऑक्साइड इज समथिंग विच मेक्स द अर्थ हैबिटेबल फॉर अस, नहीं तो बहुत कोल्ड हो जाता। बट टू मच ऑफ जो टू मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और टू मच ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ये याद रखिएगा हमेशा, CO2 इज टेकन इन एंड O2 इज रिलीज्ड। ओके। ओजोन, इट इज फाउंड बिटवीन 10 to 50 किलोमीटर्स। तो क्या ओजोन खराब होता है, अच्छा होता है? सो वन ओजोन इज द ग्राउंड ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन, दैट इज बैड, एंड द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, दैट इज गुड। ओके। सो ओजोन जो है 10-50 किलोमीटर में आपको मिलता है। इट अब्सॉर्ब्स द हार्मफुल यूवी रेज। तो इससे आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका क्या अमेंडमेंट है? किगाली अमेंडमेंट है 2017 का। ओके। और क्या क्या गैसेस है? नियॉन, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन इज देयर। ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सबसे ज्यादा किसका है? GWP अगर मैं बात करूं। सो क्या SF6 का है वन ऑफ द हाईएस्ट? SF6। यस। Okay, what about methane and CO2? If I talk about the GWP, that is the GWP of multiple gases. So उसमें से सबसे ज्यादा किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है GWP, बिकॉज उसका लाइफ टाइम 100 years का होता है। सो हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रीन हाउस गैसेस और उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? देन मीथेन का कितना होता है GWP? 21। उसका लाइफ टाइम कम है, 12। लाइफ टाइम कम है उसका, कम रहता है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का कितना है? 310 है, और लाइफ टाइम कितना है इसका? 120 है। HFC इसका वेरी हाई। और सबसे ज्यादा किसका है? SF6 का है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का, दैट इज 23,900। या ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। डस्ट पार्टिकल्स में एरोसोल होता है। तो एरोसोल क्या करता है? क्या ये बारिश करवाता है? कोलेस करता है न्यूक्लियाई को, रेन न्यूक्लियाई को, कूलिंग इफेक्ट होता है। ओके। सो हमें क्या करना चाहिए? क्या सल्फर का इंपैक्ट होता है कूलिंग इफेक्ट? सल्फर का? या सिल्वर आयोडाइड कहाँ यूज होता है? क्लाउड, क्लाउड सीडिंग में AgI NaCl यूज होता है क्लाउड सीडिंग में। यस। ओके। नाउ डस्ट पार्टिकल एरोसोल्स जो है वो बेसिकली दे विल एक्ट एज द हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, और इससे कंडेंसेशन होगा, एंड दिस विल लीड टू व्हाट? क्लाउड फॉर्मेशन। ओके।
और ये क्या करता है, स्कैटर करता है सोलर रेडिएशन को, जिससे क्या हमारा रिफ्रैक्शन होगा और हमें ब्लू स्काई और रेड सनसेट देखने को मिलता है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर इज देयर, इसमें 5 लेयर है टोटल। सो ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर, 13 किलोमीटर का एवरेज हाइट होता है, 8 किलोमीटर एट द पोल्स और 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर, एंड इट इज द थिकेस्ट ड्यू टू व्हाट, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन। इट कंटेन्स द डस्ट पार्टिकल्स, द वाटर वेपर। एंड सारे वेदर फेनोमेना किधर होते हैं? All the weather phenomena, it happens in the troposphere. And temperature decreases with height at an average rate of 6.5 centigrade per kilometer. This is called the normal lapse rate. एक और होता है adiabatic lapse rate, अगर आपको याद होगा. So there is one normal lapse rate and the other is what? The adiabatic lapse rate. Now what is the difference? Adiabatic lapse rate क्या बताता है? Describes how the temperature जो है आपका, it changes एयर पार्सल का, एक पर्टिकुलर एयर पार्सल का जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से करेगा विदाउट एनी हीट एक्सचेंज, हाउ इट विल राइज एंड फॉल, द टेम्परेचर ऑफ द एयर पार्सल विथ विल राइज एंड फॉल विदाउट एनी, विथ नो हीट एक्सचेंज विथ इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट, तो वो हो जाएगा. तो एडियाबैटिक लैप्स रेट जो है वो किस में ज्यादा है? वो किस में ज्यादा है? ड्राई एयर में ज्यादा है या मॉइस्ट एयर में ज्यादा है? ड्राई एयर में ज्यादा है. ड्राई एयर में आपका एडियाबैटिक लैप्स रेट ज्यादा है, इट इज 9.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर. मॉइस्ट एयर में 6 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है. एंड इट इज, ट्रोपोस्फेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजिकल एक्टिविटी. देन यू हैव ट्रोपोपॉज. सो ट्रोपोपॉज इज बेसिकली द बाउंड्री विच सेपरेट्स द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर. ओके. एंड हेयर द टेम्परेचर इज नियरली कॉन्स्टेंट. प्लीज रिमेंबर, पॉज लग गया है टेम्परेचर पे. There is a pause on the temperature, ठीक है. Then you have stratosphere which extends up to 50 kilometer and it contains the ozone layer. और stratosphere में हमें ozonosphere मिलेगा. ओके, सो ओजोन ऐसे होता है, O3 जब है उसमें से एक Cl माइनस आके ऐड हो जाता है, सो वी गेट ClO प्लस O2. और इसके वजह से ओजोन लेयर में होल हो जाता है. कहां पर हमें देखने को मिलता है ओजोन एम्प्लीफिकेशन? क्या हमें पोल्स पे देखने को मिलता है, स्पेशली अंटार्कटिका में. ओके. And stratosphere is ideal for flying. Why? Because there is an absence of weather disturbance. वेदर फेनोमेना होता कहाँ है? ट्रोपोस्फेयर में होता है. और स्ट्रेटोस्फेयर में आपका प्लेन उड़ता है बिकॉज ऑफ absence of weather disturbance. Then you have mesosphere, and this extends from 50 to 80 kilometer, and there here the temperature decreases with height, and it reaches up to -100 डिग्री सेल्सियस, और ये कोल्डेस्ट लेयर है. और मीजोस्फेयर में ही आपका मीटियोर बर्न होता है. सो याद रखिएगा, मीटियोर, मीजो. ओके. Then you have thermosphere or ionosphere, and it extends up to 80 किलोमीटर to 400 किलोमीटर. यहां से रेडियो वेव्स आपका रिफ्लेक्ट होता है बैक टू द अर्थ, which enables the wireless communication. Okay, and temperature increases rapidly with height here due to the absorption of solar radiation. Now यहाँ पर दूसरी चीज हमें पता चल रही है, that in the mesosphere यहाँ पर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है हाइट के साथ. और हमारा थर्मोस्फेयर या आयोनोस्फेयर में, थर्मो, थर्मो से आपको याद रहेगा कि थर्मो मीन्स हीट, थर्मो मीन्स हीट. तो वहां पर आपको याद रहेगा कि टेम्परेचर विल इंक्रीज विथ हाइट, और यहां पर आपको ऑरोरा बोरियालिस देखने को मिलता है. और ये दिस क्वेश्चन वाज देयर इन GS1 दिस ईयर 2024, लास्ट ईयर, सॉरी. ओके. Then you have exosphere. This is the uppermost layer, and then it gradually merges with the outer space. And air is extremely thin here. सांस इसीलिए आप यहाँ नहीं ले सकते because air thin होता है. तो altitude के साथ क्या layer of air thin होते जाता है. And that is why as you go up in altitude, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है. Okay. इंसोलेशन की बात करते हैं. व्हाट इज इंसोलेशन? क्या सिर्फ सोलर रेडिएशन है? इंसोलेशन हम क्या सोलर रेडिएशन कहेंगे? तो सोलर रेडिएशन कौन से पार्ट से आता है सन से? सोलर रेडिएशन इज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द सन? रेडिएटिव जोन है. ओके, सो इट इज बेसिकली लाइक रेडिएशन जो है दैट इज फ्रॉम विच पार्ट? क्या वो सन के कोर से हमें देखने को मिलता है सोलर रेडिएशन, और फिर वो रेडिएशन के थ्रू निकल जाता है हमारे. ओके. देयर इज अ रेडिएटिव जोन, देर इज अ रेडिएटिव जोन, देन देर इज अ कन्वेक्शन जोन. सो कोर से निकलता है आपका, जहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वहां से हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है, विच रिलीजेस इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी. किस फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में होता है.
उसके बाद देयर इज अ रेडिएटिव जोन, एंड देन रेडिएटिव जोन से जब लीव करता है तो क्या कन्वेक्शन जोन आता है, और जहां से हॉट प्लाज्मा विल राइज। ओके, और उसके बाद वी हैव द फोटोस्फेयर विच इज द विजिबल सरफेस, और यहीं से एमिट होना स्टार्ट हो जाता है सोलर रेडिएशन। यस, जिसमें विजिबल लाइट हो गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये सारी चीजें होगी। ऑलराइट, सो इट इंसोलेशन इज द एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ फ्रॉम द सन। और सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं इंसोलेशन के बारे में, सबसे ज्यादा कहाँ इंसोलेशन मिलेगा? इक्वेटर पे मिलेगा, ट्रॉपिकल एरिया में। या, और उसके बाद आपका जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे क्या इंसोलेशन कम होते जाएगा? यस, दैट इज देयर। इक्वेटर पे क्लाउड कवर है, तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा? क्या ट्रॉपिक्स पे होगा, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट इज द ट्रॉपिक्स। ओके, एग्जैक्ट इक्वेटर पे नहीं होगा। वाई? एग्जैक्ट इक्वेटर पे इसलिए नहीं होगा बिकॉज वहां क्लाउड कवर हमें देखने को मिलता है। ओके, और रेंज ऑफ टेम्परेचर कैसा रहता है इक्वेटर पे? हाई रहता है, लो रहता है? एनुअल रेंज लो रहता है, क्योंकि पूरे साल टेम्परेचर ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। यस, और इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में कैसा रेंज होता है? हाई होता है, लो होता है? हाई होता है, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पर जो है इट वेरी स्लाइटली ड्यू टू अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट। सो पेरीहीलियन के समय क्लोजेस्ट जब रहता है तो सबसे ज्यादा रहेगा, देन एफीलियन में सबसे फारदेस्ट रहता है। सो व्हेन इज पेरीहीलियन? पेरीहीलियन का जो डेट है, दैट इज व्हेन पेरीहीलियन अप्रोक्सीमेटली जनवरी 3 को होता है, जनवरी 3 को। या, एंड व्हाट अबाउट एफीलियन? जुलाई 4, जुलाई 4 को होता है, और जनवरी 3 को पेरीहीलियन, दैट इज द क्लोजेस्ट अर्थ रीचेस द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन। तो किधर गर्मी पड़ेगी? सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगी गर्मी। और जुलाई 4 को एफिलियन होता है, विच इज द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द सन। सो इस समय कहां पर होता है? अफिलियन में। अर्थ इज द फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, दिस इज ड्यूर ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। Which are the factors which affect the insolation distribution? So rotation of Earth on its axis, it causes day and night. जहां नाइट होता है इंसोलेशन कम हो जाता है, जहां डे होता है इंसोलेशन बढ़ जाता है। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन्स रेज देयर, जैसे जैसे हायर एंगल होगा it will receive more direct rays at the equator, lower angle at the poles. Then length of the day also, longer day means more insolation। तो longest day कब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? 21 जून को होता है, जब हम योगा डे मनाते हैं। और व्हाट अबाउट द सदर्न हेमिस्फीयर? विंटर सॉलिस्टिस कब होता है? 23 दिसंबर। विंटर सॉलिस्टिस इज समथिंग दैट वी सेलिब्रेट ऑन 23 दिसंबर। या, ओके। 21 जून को हम क्या करते हैं? समर सॉलिस्टिस करते हैं। ओके, और पेरीहीलियन कब करते हैं? पेरीहीलियन 3 जैन, अफीलियन 4 जुलाई। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमोस्फेयर, सो क्लाउड कवर जो है इट इफेक्ट्स, तो इसीलिए क्या इक्वेटर पे थोड़ा कंपैरेटिवली कम होता है सोलर रेडिएशन एज कंपेयर टू द ट्रॉपिक्स। वाई? बिकॉज इक्वेटर पे डेंस क्लाउड कवर होता है, इसीलिए थोड़ा सा आपको ऊपर जाना है। ठीक है। उसके साथ स्लोप्स विच फेस द सन दे रिसीव मोर इंसोलेशन कंपेयर टू अदर पार्ट, एंड एटमोस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट टू द शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। ये आया था 2024 प्रीलिम्स में। ओके, सो किससे ज्यादा हमारा हीट होता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से या रिफ्लेक्टेड से? लॉन्ग वेव से होता है या शॉर्ट वेव से होता है? अगर मैं बात करूं, सो यहां पर अगर आप देखोगे कि एटमोस्फेयर इज लार्जली ट्रांसपेरेंट, मतलब क्या आ जाता है यहां पर और उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, सो अब्जॉर्प्शन, ओजोन अब्जॉर्ब्स द यूवी रे, water vapor and CO2 absorb some of the infrared ray, and then you have gas molecules and dust which scatter the light। उसके साथ साथ what we have? Scattered light। Okay, scattered light reaches the surface as diffuse daylight। ठीक है। अगर हम इसमें देखेंगे, सो कंडक्शन होता है, इट इज द हीट ट्रांसफर बाय द मॉलिक्यूलर कॉन्टैक्ट, और यहाँ हीट जो है लेयर ऑफ एयर डायरेक्टली अबव द सरफेस। तो सरफेस जो है उसके जस्ट ऊपर का जो लेयर है वो कंडक्शन से हीट होता है। देन वी हैव कन्वेक्शन, दिस इज द वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ हीट बाय मूवमेंट ऑफ द एयर। ओके, ये क्या करता है? वार्म एयर राइजेस हेयर एंड द कूल एयर सिंक्स। एडवेक्शन होता है, दिस इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ हीट बाय विंड, ये विंड के थ्रू
हीट ट्रांसफर होता है. देन यू हैव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. दिस इज समथिंग यूपीएससी आस्क्ड इन 2024. एंड हियर अर्थ अब्सॉर्ब्स द शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन एंड री रेडिएट इट एज लॉन्ग वेव. तो इसमें से किससे हीटिंग होती है प्राइमरली? शॉर्ट वेव से होता है या लॉन्ग वेव से होता है? शॉर्ट वेव से होता है या लॉन्ग वेव से होता है? विच ऑफ देम? तो जब आपका वापस जाता है तो क्या उससे ट्रैप होता है? डिपेंड्स कि कितना ज्यादा ट्रैप हो रहा है. Yes or this is something that is there. So let us discuss the 2024 prelims question that was related to your radiation. Okay. So इसमें टेरेस्ट्रियल जो रेडिएशन होता है वो उस पे क्वेश्चन था. That was the question that UPSC had asked, and that was actually something that was asked in 1990s. Okay. ये आपका कहां पर पढ़ा क्वेश्चन हुआ था? 1990s में. तो क्वेश्चन क्या था 2024 में? इट इज सेइंग द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? द आंसर इज नो. एटमॉस्फेरिक हीटिंग कैसे होता है? एटमॉस्फेरिक हीटिंग जो है वो बेसिकली अब्जॉर्प्शन से होता है ऑफ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाय द ग्रीन हाउस गैस. सो इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है वो बेसिकली क्या अर्थ के एल्बिडो पे डिपेंड करता है कि कितना वो रिफ्लेक्ट करेगा. सो एल्बिडो स्नो का कैसा होता है? हाई होता है, लो होता है? हाई होता है. रिफ्लेक्टिविटी इज वेरी हाई ऑफ द स्नो. लेकिन क्या सूट की वजह से क्या होता है? ब्लैक सूट की वजह से लोअरिंग होता है. उससे क्या हमारा जो ग्लेशियर्स है वो पिघलने लगता है. या ओके. नाउ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज द लॉन्ग वेव रेडिएशन. एक बार जो है आपका, सो दिस बेसिकली लॉन्ग वेव रेडिएशन, इसी से क्या टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हीट होता है अर्थ. सो लॉन्ग वेव रेडिएशन इज व्हाट वार्म्स द अर्थ. ओके. एंड दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर अर्थ. व्हाई? बिकॉज अर्थ का जो सरफेस है, ओके, ऑलराइट, सेंटर में पेड़ गिर गया. अच्छा, यू हैव द आपका जो वेस्टर्न इंडिया में अभी आई थिंक देर इज अ वेरी बिग साइक्लोन ना. साइक्लोन का ये है, ठीक है. थोड़ा सा मनाओ कि और थोड़ा तगड़ा हो जाए, जान माल का किसी का नुकसान ना हो, लेकिन थोड़ा तगड़ा हो जाए कि 20 दिन बढ़ जाए डेट, है ना. किसी को जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए. ओके. लेकिन सायरन बज जाए, पाकिस्तान ड्रोन भेज दे, किसी को जान माल का नुकसान ना हो, लेकिन सबका भला हो जाए, है ना. यूपीएससी एस्पिरेंट का भी भला हो जाए और किसी का नुकसान ना हो. ये मैं ऐसा मना रहा हूँ भगवान से. ओके. हीट बजट ऑफ अर्थ की बात करते हैं. हीट बजट. नहीं, कल मैं सोच रहा था 20 डेज और मिल जाता तो और अच्छे से तैयारी हो जाती है. बट मेंस की तो हो ही जाएगी यार. प्रीलिम्स में थोड़ा और समय चाहिए. उधर 5 दिन 6 दिन बर्बाद कर दिया ऑपरेशन सिंदूर में. हाँ, मोर्चा संभाल रहे थे ना ट्विटर पे. बैलेंस. ये हीट बजट क्या है? दिस इज द बैलेंस बिटवीन द इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इंश्योरिंग अर्थ मेंटेन्स अ रिलेटिवली कांस्टेंट एवरेज. तो अगर 100 यूनिट्स आ रहा है आपका सन से इंसोलेशन, सो 35 यूनिट विल बी सेंट बैक इनटू द स्पेस. ओके. अर्थ का जो एल्बिडो है उसमें हम क्या देखेंगे? 27 विल बी बाय द क्लाउड. सो क्या क्लाउड से ही हम स्टार्ट कर देते हैं रिफ्लेक्ट करना? जैसे ही आता है तो क्लाउड कवर होता है, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसके बाद 27 बाई क्लाउड इट इज हाईएस्ट. सो एल्बिडो सबसे ज्यादा किसका है फ्रेंड्स? एल्बिडो इज द मैक्सिमम ऑफ क्लाउड्स. ठीक है. स्नो आइस का 2 है और 6 है एटमोस्फेयर का. देन 65 यूनिट इज अब्सॉर्ब्ड. तो ये हो गया 100 - 35. ये जो है बचा 65. सो दिस इज समथिंग दैट अर्थ विल एब्सॉर्ब. 14 बाई एटमोस्फेयर, 51 बाई सरफेस. तो सबसे ज्यादा अब्सॉर्प्शन किधर होता है? सरफेस पे होता है. एल्बिडो सबसे ज्यादा किसका है? क्लाउड का है. ठीक है. सो दिस इज समथिंग. एंड अर्थ रेडिएट्स बैक 51 यूनिट्स. 17 डायरेक्टली स्पेस में जाता है, 34 जो है एटमोस्फेयर में जाएगा. एंड एटमोस्फेयर विल देन रेडिएट द 48 यूनिट्स. तो इस तरीके से चलता रहता है. और फाइनली जो है एक बैलेंस आपका मेंटेन होता है 100, परफेक्ट 100 का. ओके. ठीक है. सो आई थिंक वी कैन स्टॉप हियर. आधा 50% इज डन, 50% इज लेफ्ट. इसको कर लेंगे. और जो आपका क्लास 11th का जो इंडियन ज्योग्राफी है वो उसमें 6-7 पेज है. ओके. उसमें 6-7 पेज है, ज्यादा है नहीं. और मैंने हिस्ट्री का भी भेज दिया. ओशन करंट इसके बाद आएगा ना, तो वो कर लेंगे ना.
ओशन करंट इसके बाद आया ना, आगे है ना ओशन करंट। तो आप मुझे मिलिए, 12 बजे मिल सकते हैं, 12 बजे।